जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग थाना सरिस्ता के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, दीर्घ उत्तरीय डिस्क्रिप्टिव वीडियो अपलोड किए हैं, बहुत सारे डिटेल्स मैंने पढ़ा रखे हैं। तो आज थाना सरिस्ता के अंतर्गत हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे, अर्थात थाना सरिस्ता के अंतर्गत हम लोग लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और समझते हुए पढ़ेंगे। और यह थाना सरिस्ता का भाग 1 होगा प्रश्नोत्तर सेशन का। तो देरी नहीं करते हुए तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं प्रैक्टिकली वीडियो भी बनाऊंगा, बहुत सारे वीडियो मैं प्रैक्टिकल बनाऊंगा। जब आप लोग थाना में आइएगा या बहुत सारे लोग जो थाना में उपस्थित हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो किस प्रकार से बहुत सारे फॉर्म को भरेंगे और कैसे उसका निष्पादन करेंगे, इन पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं आज के अपने एक नए टॉपिक पर। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अंतिम रिपोर्ट द प्रोसो सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत समर्पित किया जाता है। जब आप लोग थाना में आइएगा और किसी भी केस का अनुसंधान जब आप पूरा कर लीजिएगा, तब आप लोगों को एक चार्जशीट जमा करना पड़ता है या अंतिम प्रतिवेदन या अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। तो ये जो सीआरपीसी की धारा है वो है सीआरपीसी की धारा 173 का, दो प्रोसो की धारा 173 के अंतर्गत जब केस का अनुसंधान बंद हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अंतिम रिपोर्ट समर्पित करते हैं। कहाँ पर? तो कोर्ट में। अगला है कि धारा 323 भादवी के अंतर्गत शिकायत थाना में प्राप्त होने पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि धारा 323 क्या है। धारा 323 एक सामान्य लड़ाई झगड़ा है जिसके अंतर्गत आप लोग किसी को थप्पड़ मार दिए या किसी को हल्की फुल्की चोट लग गई, तब यह धारा दर्ज होती है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, तो प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं या थाना दैनिकी में दर्ज की जाएगी। थाना दैनिकी में तो थाना में जितने भी कार्य होंगे सब दर्ज किए जाते हैं, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ग नंबर, अर्थात दोनों में करेंगे, प्राथमिकी में भी दर्ज करेंगे और थाना दैनिकी में भी दर्ज करेंगे। अगला प्रश्न है बिना तामिल वारंट। वारंट जो होता है, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ इस पर। वारंट होता है, समन होता है, इन सब पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वारंट जो होता है तो यह कोर्ट से जब निर्गत होता है वारंट, तो यह 2 प्रकार से संपादित किया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का अगर वारंट निकला हुआ है तो पुलिस क्या करेगी, उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में भेज देगी, तब वारंट का क्या हो जाएगा, निष्पादन हो जाएगा। अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो क्या करती है, उस वारंट को थाना में ही रखा जाता है। तो जिस वारंट का तामीला नहीं किया जाता है उसे क्या किया जाता है, तो थाना में ही रखा जाता है। और अगर वारंट का तामीला हो गया है तो क्या किया जाता है, न्यायालय में भेजा जाता है। धारा 107 दो प्रोसो के अंतर्गत गिरफ्तार अभियुक्त को किसके न्यायालय में अग्रसारित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, धारा जो दो प्रोसो की धारा 107 होती है, यह निरोधात्मक कार्रवाई होती है। निरोधात्मक कार्रवाई होती है अर्थात 2 पक्षों के बीच या एक पक्षों के बीच, जब 2 पक्षों के बीच लगता है कि विवाद उत्पन्न हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिससे लोक शांति भंग हो सकती है, तब यह धारा लगाई जाती है 107। तो इसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे अनुमंडलाधिकारी अर्थात अनुमंडल दंडाधिकारी, इसको हम लोग अनुमंडल दंडाधिकारी भी कहते हैं। इसी को दोनों को जोड़कर ही यह लिखा गया है। और यही आपका एसडीएम होते हैं, जो अनुमंडल के पदाधिकारी होते हैं, एसडीएम साहब, उन्हीं के पास क्या किया जाता है, अग्रसारित किया जाता है अर्थात भेजा जाता है। उसी प्रकार से धारा 109 है और 151 है कि दो प्रोसो के अंतर्गत गिरफ्तार अभियुक्त को किसके न्यायालय में अग्रसारित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको अनुमंडल दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, अग्रसारित किया जाएगा।
फिरारी बही संधारित रहती है, तो याद रखिएगा फिरारी में इस तरह से याद रखिएगा, एक रॉ यहाँ एक रॉ यहाँ, दो रॉ है तो यह दो भागों में संधारित की जाती है। फिरारी बही में नाम दर्ज किए जाते हैं, तो फिरारी बही में जो नाम दर्ज किए जाते हैं वो पुलिस अधीक्षक के आदेश है, अर्थात एसपी साहब जब ये आदेश देते हैं तब क्या होता है, फरारी बही में उसका नाम दर्ज किया जाता है। थाना कैदी को भोजन का पैसा कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है पुलिस मुख्यालय से, कि जितने भी थाना में जो कैदी आते हैं जिनको आप पकड़ कर रखते हैं, तो पकड़ कर रखने के बाद कैदी को क्या किया जाता है, तो खाना दिया जाता है, प्रिजन डाइट, प्रिजनरी डाइट होता है, पीडी जिसको बोलते हैं। तो वो क्या कहाँ से प्राप्त होता है उसका पैसा, तो पुलिस मुख्यालय से प्राप्त होता है। अगला है थाना केस बुक, तो थाना केस बुक जो होते हैं वो कौन लिखते हैं, तो थाना के प्रभारी लिखते हैं थाना केस बुक के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत जो हमारा पहला प्रश्न है वो यह है कि थाना के फिरारी बही, मतलब थाना में जो फिरारी बही होती है उसका मिलान पुलिस अधीक्षक अर्थात एसपी के कार्यालय के फिरारी बही से कितने समय पर कराया जाता है, अर्थात वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार क्या किया जाता है, तो मिलान किया जाता है कि थाना के फिरारी बही में जितने लोगों का नाम दर्ज है पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उतने लोग हैं या नहीं, किन्हें बाहर किया गया है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। असंज्ञेय धारा वाला अपराध किन परिस्थितियों में प्राथमिकी बही में दर्ज किया जाता है, तो याद रखिएगा जब असंज्ञेय मामला हो तब उस पर एफआईआर कब होती है, तो जब मामला का संबंध दो या दो से अधिक अपराध से हो, दो या तो हमारा जो पहला प्रश्न था कि थाना के फिरारी बही का मिलान पुलिस अधीक्षक कार्यालय के फिरारी बही से कितने समय में कराया जाता है, तो याद रखिएगा वर्ष में एक बार। अगला प्रश्न था कि असंज्ञेय धारा, जैसे धारा 107 जो थी यह असंज्ञेय मामला है, तो असंज्ञेय धारा वाला अपराध किन परिस्थितियों में प्राथमिकी बही में दर्ज किया जाता है, मतलब 107 की कार्रवाई हम लोग करते हैं तो एफआईआर नहीं करते हैं, लेकिन कह रहा है कि जब असंज्ञेय मामला हो तो हम लोग एफआईआर कब करेंगे, तो याद रखिएगा दो या दो से अधिक कोई अपराध हो गया है जहाँ एक संज्ञेय मामला हो और एक असंज्ञेय मामला है, तो इस मामले को हम लोग संज्ञेय मानकर एफआईआर दर्ज करेंगे। याद रखिएगा मान लीजिए एक साथ दो घटना है अभी, असंज्ञेय और संज्ञेय दोनों, तो इस प्रकार की घटना को हम लोग संज्ञेय ही मानेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे। अगला प्रश्न है सिद्ध दोष अपराधी पर डोसियर किन के आदेश से खोला जाता है, याद रखिएगा हमेशा जो है डोसियर खोला जाता है वो एसपी के आदेश से। लेकिन एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ सिद्ध दोष, लेकिन अगर कोई सिद्ध दोष नहीं है तो वो किन के आदेश से खोला जाएगा, अगर सिद्ध दोष नहीं है तो डीएम। सिद्ध दोष का मतलब हुआ कि कोर्ट में उसे क्या किया गया है, दोषी करार दिया गया, उसे सज़ा सुनाई गई है, तब उसका डोसियर खोलना है तो एसपी साहब खोलेंगे। परंतु अगर वो सिद्ध दोष नहीं है, सिर्फ शक के आधार पर उसका डोसियर खोलना है तो क्या कौन खोलेंगे, डीएम साहब खोलेंगे। अगला प्रश्न वही है, संदिग्ध व्यक्ति जो सिद्ध दोष नहीं है किन के आदेश पर डोसियर खोला जाएगा, तो याद रखिएगा जिला पदाधिकारी। कौन होंगे, जिला पदाधिकारी अर्थात डीएम। ये प्रश्न पूछा गया था हमारे एग्ज़ाम में। अगला है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट कितने प्रति में तैयार की जाती है, तो दिन भर तो यही तैयार करते रहते हैं। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट 3 प्रति में तैयार की जाती है। तो इनमें से क्या होती है, इनमें से जो 2 प्रति होती है वो डेड बॉडी चालान के साथ, डेड बॉडी मतलब वो जो लाश है उनके साथ चौकीदार को दे दिया जाता है, और एक जो है जो उस केस के अनुसंधानकर्ता होते हैं, अनुसंधानकर्ता जो आयु होते हैं केस के, उनके पास रहता है रिकॉर्ड के लिए, ये रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है। तो याद रखिएगा ये 3 प्रति में तैयार होती है। ऐसे याद रखिएगा 3 अक्षर इसमें मौत तो य,
तो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट या ऐसे भी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट 3 अक्षर है। तो कितने प्रति में? 3 प्रति में। 2 प्रति डेड बॉडी चालान के साथ भेज दिया जाता है और 1 प्रति अनुसंधानकर्ता को रिकॉर्ड में संकलित करने के लिए रखा जाता है। डेड बॉडी चालान कितनी प्रति में तैयार किया जाता है? तो ये जो 6 नंबर प्रश्न है, तो डेड बॉडी चालान वही हो गया। तो डेड बॉडी चालान कितने प्रति में? 3 प्रति में। ये भी 3 प्रति में और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी 3 प्रति में तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, अस्वाभाविक या अचानक मृत्यु कांड में धारा 154 2 प्रोसो के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाती है या नहीं की जाती है? तो पूछा गया है कि अस्वाभाविक अर्थात अचानक मृत्यु कांड में धारा 154 2 प्रोसो के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो नहीं की जाती। याद रखिएगा, ये नहीं की जाती है। धारा 51 2 प्रोसो के अंतर्गत तलाशी लेते समय दो स्वतंत्र गवाह के सामने तलाशी लेना जरूरी है तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? तो ये जरूरी नहीं है। कुर्की किए गए सामानों को जिम्मेनामा पर देने के बाद प्राप्ति रसीद को कहाँ रखा जाता है? कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपको कोर्ट से आदेश आ गया किसी का कुर्की करने के लिए। तो जब कुर्की करते हैं तो बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जिसे आप थाना पे नहीं लेकर आ सकते हैं। मान लीजिए कि बिल्डिंग है या बहुत सारी चीज़ हैं या मकान के बहुत सारे जो मतलब बहुत बड़े बड़े जो सामान जिसे आप थाना पर नहीं लेकर आ सकते हैं, क्या करते हैं उसे आप उन्हीं के बगल के जो एक कोई व्यक्ति होते हैं उनके क्या करते हैं, उनके जिम्मेनामा पर उसको सौंप देते हैं। तो यही कहा गया है कि कुर्क किए गए सामान को जिम्मेनामा पर देने के बाद रसीद जो प्राप्ति होती है उसको आप कहाँ रखते हैं? तो उसको हम लोग थाना में ZVR में रखते हैं, जिसी को बोलते हैं जिम्मेनामा रसीद संचिका। तो यह क्या होती है? कुर्की किए गए सामान को किसी व्यक्ति के जिम्मेनामा पर हम लोग दे देते हैं अपना बोझ ख़त्म करने के लिए। उसे थाना लाने के बाद उसकी जवाबदेही आयु पर ही होती है। इसीलिए हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कुर्की किए गए सामान को किसी व्यक्ति के जिम्मेनामा पर देकर उसे छोड़ देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ZVR, जिम्मेनामा रसीद संचिका। अगला प्रश्न है हमारा, आरोप पत्र समर्पित करने के बाद ब्रीफ कितनी प्रति में तैयार करना पड़ता है? तो ये जो इसका आंसर होगा वो होगा आपको 4 प्रति में। कितने प्रति में? 4 प्रति में। ये पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है कि आरोप पत्र समर्पित करने के बाद ब्रीफ कितने प्रति में तैयार किया था? ब्रीफ मतलब होता है समरी अर्थात संक्षेपणी। तो संक्षेपणी जो होती है यह 4 प्रति में तैयार की जाती है। खतियान भाग एक प्रविष्टि किसके द्वारा की जाती है? मतलब मैंने खतियान पढ़ाया हुआ है वीडियो में, अगर आप लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। तो याद रखिएगा खतियान जो है यह इंस्पेक्टर के द्वारा प्रविष्टि की जाती है। मतलब खतियान भाग 1 में जो भी लेखा जोखा होगा वो कौन तैयार करेंगे? तो इंस्पेक्टर साहब तैयार करेंगे। अगला, खतियान भाग 2 में प्रविष्टि किस महीने में की जाती है? तो खतियान भाग 2 में जो प्रविष्टि की जाती है यह आपका जनवरी महीने में की जाती है, मतलब शुरुआती के महीने से ही की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि H फॉर्म किस कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो H फॉर्म जो है ये आपका अच्छे कामों के लिए लिया जाता है। मतलब ये जो आपका होगा दफादार या चौकीदार, याद रखिएगा, दफादार या चौकीदार जो होते हैं इनके अच्छे कार्यों के लिए इन्हें H फॉर्म दिया जाता है, ये सर्टिफिकेट दिया जाता है H फॉर्म का। अच्छे कार्य मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी चौकीदार के इलाके में या किसी दफादार के इलाके में कोई अप्रिय घटना घटित होगी तो चौकीदार क्या करते हैं, तुरंत थाना प्रभारी को या अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हैं और उस घटना पर पूरा शिकंजा थाना के द्वारा कसा जाता है। तो जो आप अपने क्षेत्र में अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सूचना दे रहे हैं, जो संदिग्ध अपराधी है या फिर जो कुख्यात अपराधी उसको पकड़वाते हैं, तो उसी के इनाम में आपको H फॉर्म में दिया जाता है पुरस्कृत राशि है। G फॉर्म से याद रखिएगा, G मतलब होता है गलत। तो याद रखिएगा ये गलत कामों के लिए दिया जाता है, मतलब दंडित करने के लिए दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तो वही दफादार या चौकीदार को। मैंने इसका टोटल वीडियो बना रखा है। अगला है, रेलवे वारंट पर यात्रा किस कोटि के अधिकारी कर सकते हैं? तो रेलवे वारंट पर आपका जो
यात्रा कर सकते हैं वो कर सकते हैं आपके इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर कोटि के अधिकारी क्या कर सकते हैं, उस पर यात्रा कर सकते हैं। सहायक अवर निरीक्षक कोटि के जो एएसआई होते हैं, एएसआई कोटि के अधिकारी इस वर्ष में पहली बार अपने परिवार के साथ घर जाने के लिए रेलवे वारंट की मांग की गई है। क्या उन्हें रेलवे वारंट दिया जा सकता है? तो पुलिस हस्तक नियम 807 के अनुसार अनुमान्य है। 807 के अनुसार क्या है, तो यह अनुमान्य है। अगला प्रश्न है, यौन अपराध में चिकित्सा परीक्षा के लिए पीएम फॉर्म 41 और कितने प्रति में भरी जाती है? तो याद रखिएगा, ये भी 3 प्रति में भरी जाती है। 3 प्रतियों में भरी जाती है। अगला प्रश्न है, थाना में 5 वर्षों का अपराध आंकड़ा क्यों रखा जाता है? तो थाना में जो 5 वर्षों का जो अपराध आंकड़ा होता है वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि अपराध को घटने और बढ़ने की तुलनात्मक जानकारी इकट्ठा की जा सके। मतलब तुलनात्मक घटने और बढ़ने, यही देखने के लिए क्या करते हैं, इसका रिकॉर्ड को हम लोग रखते हैं कि 5 वर्षों के आंकड़े को हम लोग रखते हैं ताकि क्या घटा है क्या बढ़ा, मतलब तुलना करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या बंदी को शौचालय ले जाने पर थाना हाजत बही में आने जाने का समय दर्ज किया जाएगा? तो याद रखिएगा, हाँ मैंने पहले ही कहा है कि थाना हाजत बही में होती है। थाना के अंदर के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं हाजत में, वो सभी लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, क्या सिपाही को छुट्टी पर जाने पर रियायती भत्ता के लिए दिया जाने वाला रेलवे वारंट छुट्टी बही में दर्ज की जाएगी? तो हाँ बिल्कुल दर्ज की जाएगी। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आप प्लीज़ इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे बहुत कम समय मिलता है, लेकिन जब समय मिलता है तो मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। अब मैं प्रैक्टिकली वीडियो भी बनाने का प्रयास करूँगा। जिस प्रकार आप लोग थाना में आएंगे या बहुत सारे पदाधिकारी जो थाना में प्रतिनियुक्त हैं या पदस्थापित हैं, उनको बहुत सारे फ़ायदे उपलब्ध होंगे। कौन सा फॉर्म, जैसे 41 का फॉर्म कैसे भरते हैं, 161 का फॉर्म कैसे भरते हैं, तो बहुत सारे फॉर्म है, 107 का फॉर्म कैसे भरते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।